Now the third topic of the chapter is returns to a factor. Under this we learn about the law of variable proportion or the law of diminishing marginal product. So first we'll focus on the first line of the topic, that is, if the input of one factor is increasing while other factors remain constant, then the proportion between factors is changed. अगर इनपुट हमने बढ़ानी है और हम उसमें एक ही फैक्टर को बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज़ कर रहे हैं, और जो बाकी हमारे फैक्टर्स हैं वो क्या है, कांस्टेंट हैं, तो जो हमारा प्रोपोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा, चेंज रहेगा. इसका एग्जाम्पल देखते हैं. सपोजिंग देयर आर टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. अब सपोज कीजिए कि प्रोडक्शन के दो ही फैक्टर हैं, लैंड एंड लेबर. लैंड क्या है, फिक्स्ड फैक्टर है, और लेबर क्या है, वेरिएबल फैक्टर है. सपोजिंग यू हैव लैंड मेजरिंग 2 हेक्टेयर्स. अब आपके पास लैंड है 2 हेक्टेयर्स की. यू ग्रो टमेटोज ऑन इट विद द हेल्प ऑफ 1 यूनिट ऑफ लेबर. अब 2 हेक्टेयर्स की लैंड पे अब आप कितना लेबर यूज़ कर रहे हो, 1 यूनिट कर रहे हो, तो जो आपका प्रपोर्शन रहेगा वो क्या रहेगा, 1:2. If the unit of labor are increased by 2, then the new proportion between labor and land will be 2. अगर आप लेबर इंक्रीज कर देते हैं, 1 से 2 कर देते हैं, तो आपका प्रपोर्शन क्या रहेगा, 2:2. In other words, if there were 2 hectares of land per unit labor previously, now there will be 1 hectare land per unit of labor. पहले क्या था, आपका 2 हेक्टेयर लैंड पे एक लेबर काम कर रहा था, तो आपका प्रपोर्शन क्या था, 1:2, क्योंकि वो जो कंप्लीट 2 हेक्टेयर्स की लैंड थी वो सिर्फ एक लेबर के पास आ रही थी. बट सेकंड आपने क्या किया, जो प्रपोर्शन था लेबर्स का वो इंक्रीज कर दिया, वो क्या बन गया, 2:2. उससे क्या हुआ कि जो 2 हेक्टेयर्स की लैंड जो एक पर्सन के पास में आ रही थी, अब वो 2 के पास आ रही है. ऑन एन एवरेज एक पर्सन 1 हेक्टेयर लैंड पे काम कर रहा है. Change in the proportion of factor, there will be also change in total output. अगर आप total proportion of factor में कुछ change ला रहे हैं, तो आपका total output भी change होगा. Initially, when more labor is employed on the fixed factor, the total output may increase at increasing rate. अगर आप फिक्स्ड फैक्टर में ज़्यादा से ज़्यादा लेबर लगा रहे हैं, तो जो आपका आउटपुट रहेगा वो भी डेफिनेटली इंक्रीज़ ही करेगा. अगर हम 2 हेक्टेयर्स की लैंड पे 10 लोगों को लगा देते हैं, तो जहाँ वो प्रोडक्शन होगी वो डबल ट्रिपल टाइम्स, आई विल से 10 टाइम्स ज़्यादा होगी किससे, सिंगल यूनिट के साथ में. मस्ट कम व्हेन एज अ मैटर ऑफ लॉ total output will increase only at a diminishing rate. बट एक वो टाइम भी आना चाहिए कि जब हमारा इंक्रीज हो रहा है, हमारा आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, बट कौन से रेट पे, डिमिनिशिंग रेट पे. दिस इज पॉपुलरली नोन एज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न. On the next page we learn about law of variable proportions और law of diminishing marginal product. ठीक है, यहाँ पर हम 3 चीज़ें देखेंगे, increasing return, diminishing return and negative return. So by gazing on the table we are getting through that जब हमारी MP increase हो रही थी 2 to 3, वहाँ पर हमारी TP भी increase हो रही थी. TP, look for TP, 2 will be 2 एंड सेकेंड यूनिट पे 2 में कितने यूनिट्स ऐड हुए हैं, 3. सो थर्ड यूनिट में 4. तो ये हमें क्या बता रहे हैं, हमारी टीपी इंक्रीज़ करेगी तो हमारी एमपी भी इंक्रीज़ करेगी. अगर हमारी एमपी डिक्रीज़ करेगी, लाइक ऑन दी 4th यूनिट 3 है, तो अगर हमारी एमपी डिक्रीज़ करेगी तो भी हमारी टीपी इंक्रीज़ तो करेगी बट डिमिनिशिंग रेट पे. कैसे, फर्स्ट यूनिट टीपी का क्या है, 2, थर्ड क्या है, 5, तो 2 में हमने कितने ऐड किए, 3. थर्ड यूनिट टीपी का क्या है, 9. पहले हमने 3 यूनिट्स ऐड किए थे, 5 बन गया. 5 में अब हमने 4 यूनिट्स ऐड किए तो 9 बना. इस तरह से हमें 9 में 5 यूनिट्स ऐड करने चाहिए थे, ये बताने के लिए कि जो हमारी टीपी है वो इंक्रीजिंग रेट पे जा रही है, बट हमने जो प्रीवियस यूनिट था उससे कम एडिशन की है, यूनिट ऑफ द टीपी एज वेल. में इंक्रीज तो है बट
सेम या उससे ज़्यादा के यूनिट्स ऐड नहीं हो रहे हैं, सेम नहीं होने चाहिए, ज़्यादा यूनिट्स ऐड होने चाहिए। जैसे कि पहले 2 + 3 5 था, 5 + 4 9, ठीक है। सो ये फर्स्ट 3 जो हमारे यूनिट्स हैं टीपी के, ये हमारे इंक्रीजिंग हैं। अब 12 के बाद के जितने की भी हमारे यूनिट्स हैं वो इंक्रीज तो कर रहे हैं, बट कौन से रेट पे? डिमिनिशिंग रेट पे। डिमिनिशिंग क्यों कहा गया है? क्योंकि जो भी हम यूनिट ऐड कर रहे हैं वो एक इंक्रीजिंग लेवल पे नहीं है, कम जा रहे हैं, ठीक है। 12 + 2 14, तो एज कंपेयर टू 9 में हमारे 4 यूनिट्स ऐड हुए थे और 14 में क्या होने चाहिए थे? ज़्यादा, बट यहाँ पर क्या हो रहे हैं? कम हो रहे हैं। अगेन ऑन दी 6th यूनिट 14 + 1 विल बी 15, तो यूनिट्स क्या जा रहे हैं? ऐड हो रहे हैं, बट उनका जो लेवल है, एडिशन लेवल है, वो डिक्रीजिंग है। एंड सो एज इन एमपी एज वेल। और एक टाइम आता है टीपी पे जब एक भी यूनिट ऐड नहीं रहता है। एंड ऑन द लास्ट यूनिट 8th यूनिट, यहाँ पर क्या हो गया हमारा? एक यूनिट सब्सट्रैक्ट हो गया, माइनस हो गया, ठीक है। तो टीपी इज इंक्रीजिंग बट एट द डिमिनिशिंग लेवल। व्हेन एमपी इज 0 देयर इज नो एडिशन टू टीपी। अब एमपी को भी हमने साथ में देखना है कि जब एमपी में 0 ऐड हुआ है, जब एमपी हमारी 0 है तो टीपी में कोई भी एडिशन नहीं हुई है, ठीक है। टीपी मैक्सिमम लेवल पे रहेगी और एमपी क्या रहेगा? 0 रहेगा। हमारा डिमिनिशिंग लॉ में एक ऐसा टाइम भी आएगा जब हमारी टीपी मैक्सिमम होगी, बट हमारा एमपी क्या होगा? उस टाइम पे 0 होगा। व्हेन एमपी इज नेगेटिव टीपी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। जब एमपी नेगेटिव हो जाएगा, -1 है ना, तो टीपी क्या हो जाएगी? डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी, कम होनी शुरू हो जाएगी। In the first figure, they have given us the 3 stages: first, second, third. First stage increasing return, second diminishing return, and third is the negative return. O to K, it is the increasing. K to T, it is the diminishing. T to the last one, tip of the line, that is the negative. यहाँ पे एक word है inflection. Inflection means turn or twist, and so as in the second figure as well, यहाँ पर क्या बताया गया है? स्टेज 1 क्या है? O to K, ठीक है, and stage 2 between K to T. It is in this zone MP is decreasing but TP is increasing. तो यहाँ पे क्या हो रहा है? MP हमारा कम हो रहा है but TP क्या है? इंक्रीज तो हो रही है बट डिक्रीजिंग रेट पे। स्टेज 3 इज बियॉन्ड पॉइंट T। स्टेज 3 क्या है? T के बाद का है। अब यहाँ पर क्या हुआ? TP भी डिक्लाइन होनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि हमारी MP नेगेटिव हो गई है। पॉइंट K को क्या कहा जा रहा है? इन्फ्लेक्शन। क्यों? क्योंकि यहाँ पर TP ने अब इंक्रीज होना कम कर दिया है। इंक्रीज तो हो रही है बट उस लेवल पर नहीं इंक्रीज हो रही है, डिमिनिशिंग लेवल पर इंक्रीज हो रही है। कि यहाँ पर MP इंक्रीज हो रहा है एंड TP भी इंक्रीज हो रही है इंक्रीजिंग रेट पे। वो क्या है? O to E। एंड there is a drastic fall from E to S. Why? Because TP is increasing at diminishing rate और MP क्या जा रहा है? totally diminish हो रहा है, totally कम हो रहा है। एंड S के बाद में क्या हुआ? हमारी MP नेगेटिव हो गई। So now we are going with the causes of increasing return to a factor. क्यों इंक्रीज होता है? तो कोई भी चीज़ अगर इंक्रीज हो रही है इसीलिए हो रही है क्योंकि हमें उससे सेटिस्फेक्शन है, उसकी यूटिलाइजेशन कंप्लीट हो रही है। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर। इन द इनिशियल स्टेजेस फिक्स्ड फैक्टर सच एज मशीन रिमेन्स अंडर यूटिलाइज्ड। तो शुरुआत के दिनों में जब हम कोई भी प्लांट सेटअप करते हैं तो जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर रहता है, जो कि हम चेंज 1 साल से पहले नहीं कर सकते हैं, जैसे कि मशीन, लैंड, वो कम ही यूज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर इतना हमारे पास काम नहीं होता, या हम ये बोल सकते हैं प्रोडक्शन उतनी हाई लेवल की नहीं होती, तो उनकी जो यूटिलाइजेशन रहती है वो जितनी होनी चाहिए उससे कम रहती है।
its fuller utilization calls for greater application of the variable factor. अब fuller utilization किस चीज़ की होती है? जो हमारा variable factor होता है, जिसे हम चेंज कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे कि हमारा लेबर. Hence, initially, so long as फिक्स्ड फैक्टर रिमेन अंडर यूटिलाइज्ड, कुछ टाइम पीरियड के लिए जो हमारा फिक्स्ड फैक्टर रहता है वो अंडर यूटिलाइज्ड रहता है, उसमें उतना हम यूज़ नहीं कर सकते, उतना उसमें से हम प्रोडक्शन नहीं कर सकते जितना कि ऑन एन एवरेज हमें चाहिए होता है. एडिशनल यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स ऐड मोर एंड मोर टू टोटल आउटपुट. जो हमारे एडिशनल यूनिट्स होते हैं वो कहाँ यूज़ किए जाते हैं? वेरिएबल फैक्टर में, जैसे कि लेबर. एंड उससे क्या होता है? हमारा जो आउटपुट रहता है एंड जो हमारा उससे क्या होता है? हमारा जो टोटल आउटपुट या जो मार्जिनल प्रोडक्ट रहता है वो इंक्रीज़ करता है. किसका मार्जिनल प्रोडक्ट और टोटल आउटपुट? वेरिएबल फैक्टर का. वेरिएबल फैक्टर क्या हो गया? जो हम चेंज कर सकते हैं. इसमें हमें टाइम ड्यूरेशन से कोई भी देयर इज़ नो सेंस ऑफ टाइम ड्यूरेशन विद द वेरिएबल फैक्टर. फिक्स्ड फैक्टर इज द थिंग विच वी कांट चेंज बिफोर अ ईयर. सेकेंड इज द डिवीजन ऑफ द लेबर एंड इंक्रीज इन द एफिशिएंसी. तो इसमें हम क्या करते हैं? हमारी जो लेबर है हम उसे डिवाइड कर देते हैं. हम देखते हैं उनकी एफिशिएंसी क्या है, कौन सा लेबर, कौन सा पर्सन कौन से काम में ज़्यादा अच्छा है, कौन सा फ्लुएंट है उस काम में, तो हम उसे उस काम के लिए एम्प्लॉय कर देते हैं. Additional application of the variable factor, that is labor, enable process based division of labor. Specialized worker may be used for different process of production. तो हम क्या करते हैं? स्पेशलाइज्ड वर्कर्स को हायर करते हैं और एक स्पेशलाइज्ड काम के लिए उन्हें लगा देते हैं. दिस इंक्रीजेज एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ द वेरिएबल फैक्टर. इसी वजह से जब हमने डिवाइड कर दिए लेबर, एक ही मशीन पर 10 लोगों को लगाने की जगह जब हमने 3 ऐसे स्पेशलाइज्ड लोगों को एम्प्लॉय किया जिन्हें पता है वो मशीन कैसे यूज़ होनी है, तो उससे क्या होगा? हमारा कम से कम लेबर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन होगा. अकॉर्डिंगली मार्जिनल प्रोडक्टिविटी टेंड टू इंक्रीज, और साथ में हमारी जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज होगी. कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स. अगर किसी पर्सन को कोई मशीन चलानी आती ही नहीं है तो वो किस तरह से काम करेगा? ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर से हमें ये पता लग गया कि हमने अच्छे वर्कर्स को हायर करना है और उन्हें वही काम देना है जिनमें वो प्रोफिशिएंट है. सो इससे क्या रहेगा? वर्कर एंड फैक्टर्स दोनों वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर के बीच में जो कोऑर्डिनेशन होगा वो अच्छा रहेगा. सो long as fixed factor remain underutilized, additional application of variable factor tends to improve the degree of coordination between the fixed and variable factor. हम जानते हैं कि जो हमारा fixed factor है हम उतना उसे utilize नहीं कर सकते हैं, but हम क्या करेंगे? हम अपना variable factor इस तरह से coordinate करेंगे या इस तरह से उनकी division रखेंगे, utilization रखेंगे कि एक अच्छा coordination बन जाए फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स का. इससे क्या होगा? जो हमारी एमपी है एंड जो टीपी है वो दोनों ही इंक्रीज करेंगी इंक्रीजिंग रेट पर. नाउ वी आर गोइंग विद द कॉजेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर. क्यों हमारा डिमिनिशिंग रेट आता है? फर्स्ट ऑफ ऑल इज फिक्सिटी ऑफ द फैक्टर. फिक्सिटी मीन्स स्टेबिलिटी. Fixity of the factor is the principal cause behind the law of diminishing return. अगर हम किसी चीज़ में स्टेबिलिटी ला देंगे, एक पुराने तरीके के साथ में काम करेंगे, तो उसमें कभी भी इंक्रीज़ नहीं होगा. जैसे फॉर एग्जांपल किसी मशीन पे ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स एम्प्लॉय करेंगे, उसे एक्सेसिवली यूटिलाइज करेंगे, तो उसमें क्या होगा? वेयर एंड टेयर होगा और उससे क्या होगा? हमारा नुकसान ही होगा. As more and more units of variable factors are combined with the fixed factor, ज़्यादा से ज़्यादा हम यूनिट्स जब वेरिएबल फैक्टर के लगाएंगे फिक्स्ड फैक्टर के साथ में, तो उससे क्या होगा? हमारा वेयर एंड टेयर ज़्यादा होगा, नुकसान ज़्यादा होगा. जितनी हमारी मशीन चलेगी उतना ही उसका नुकसान होगा, ज़्यादा एक्सेसिव लेवल पे जितनी चलेगी उतना नुकसान होगा. सेकेंड इज इनपरफेक्ट फैक्टर सुटेबिलिटी.
जैसे कि हमने प्रीवियस पॉइंट में क्या था, डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी, उस तरह के लेबर को एम्प्लॉय करो जिससे वो काम अच्छे से आता है। अगर हम कम पैसों के लिए हम ये सोचें कि कम सैलरी में हम कोई भी लेबर को हायर कर ले और उन्हें कोई भी काम करवा दे, तो डेफिनेटली शुरुआत में उन्हें वो काम सीखने में टाइम लगेगा और मे बी वो नुकसान भी करेंगे। तो ये पॉइंट भी वही कह रहा है, इनपरफेक्ट factor suitability. Factors of production are imperfect substitute to each other. More and more of labor cannot be continuously used in the place of capital. Accordingly, diminishing return are bound to set in if only the variable factor is increased to increased output. तो हमें कभी ना कभी हमारी मशीनरी को भी चेंज करना पड़ेगा। हम ये नहीं हो सकता कि जो हमने मशीनरी 10 साल पहले खरीदी थी उसी पे ही आज काम करें। टेक्नोलॉजी एंड टाइम के अकॉर्डिंगली हमें हमारा जो फिक्स फैक्टर है वो भी चेंज करना पड़ेगा। एंड सेकेंडली हमारा जो लेबर है हमें एफिशिएंट ही लेना पड़ेगा। थर्ड एंड द लास्ट पॉइंट इज पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स. Increasing application of the variable factor eventually disturbs the ideal factor of the ratio. अगर किसी एक जगह पर किसी मशीन पर रिक्वायरमेंट है 10 वर्कर्स की, अगर हम उस पर 20 एम्प्लॉय कर दें तो क्या होगा, हौच पौच हो जाएगा, ठीक है, एंड इससे अच्छे से काम भी नहीं हो पाएगा। हमने वो ऐसा क्यों किया, एक और मशीनरी खरीदने की जगह हमने एक ही मशीनरी पर बर्डन ज़्यादा डाल दिया, तो उससे क्या होगा, जो हमारा फैक्टर रेशो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। दिस रिजल्ट इन पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन दी फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर. इसकी वजह से जो हमारे फैक्टर्स का कोऑर्डिनेशन है वो ख़राब हो जाएगा, हेंस द डिमिनिशिंग रिटर्न्स. इसी वजह से हमारा जो रिटर्न होगा वो डिमिनिशिंग लेवल पे होगा. Assumptions of the law. The law of variable proportions is based on certain assumptions. जो अब हमारा लॉ है, लॉ ऑफ assumption, वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है. फर्स्ट, रेशो इन विच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर कंबाइंड कैन बी चेंज्ड. कैपिटल एंड लेबर की, तो हम इसको फ्लक्चुएट कर सकते हैं, हमारी जितनी ज़रूरत है हम उस अकॉर्डिंग वो रेशो सेट कर सकते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कैपिटल कम यूटिलाइज करें और लेबर एक्सटेंसिव लेवल पे कर दें, या कैपिटल बचाने के चक्कर में बहुत ही ज़्यादा कम लोगों को हायर करें. सो हमें जो रेशो सेट करना है दोनों प्रोडक्शन फैक्टर्स का, वो इस तरह से करना है कि जो उनकी कोऑर्डिनेशन है वो सही रहे. सेकेंड, यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस और इक्वली एफिशिएंट. जो हमारे वेरिएबल फैक्टर्स हैं वो क्या है, हमारे सिमिलर हैं, एंड हम उन्हें इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं, एंड आर इंक्रीज्ड वन बाय वन. तो ये नहीं कि इकट्ठे ही सभी 10 लोगों को एम्प्लॉय कर लिया जहाँ हमें एक लेबर की ज़रूरत है. हम एक की जगह 2 कर सकते हैं, बट नॉट एट द एक्सटेंसिव लेवल. दस द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न सेट्स in not because later the unit of variable factor are. तो हमने जो हमारा रेशो रखना है या नंबर रखना है वेरिएबल फैक्टर का, उस अकॉर्डिंग रखना है जितना हमारे पास में कैपिटल है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है. ये नहीं कि हमारे पास कैपिटल ज़्यादा है और रिक्वायरमेंट कम है तो हम कैपिटल देखते हुए ज़्यादा लेबर को हायर कर ले. जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग ही रखना है. जो हमारा फैक्टर रेशो होना चाहिए वो आइडियल होना चाहिए, ठीक है. इट सेट्स इन बिकॉज द आइडियल फैक्टर रेशो इज डिस्टर्ब्ड और बिकॉज द अवेलेबिलिटी ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर लाइक मशीन रिड्यूसेस पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर. चक्कर में अगर हम फिक्स्ड फैक्टर पर ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉय कर देंगे तो उससे हमें ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलेगा. होगा क्या, जो हमारा पर यूनिट वेरिएबल फैक्टर का या फिक्स्ड फैक्टर का जो आउटपुट है वो कम हो जाएगा, डिस्टर्ब हो जाएगा. सो इन दिस पॉइंट आई जस्ट वांट टू मेक यू क्लैरिफाई दिस दैट जो भी हम वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर का रेशो रख रहे हैं वो हमें आइडियल रखना चाहिए. ये नहीं कि ज़्यादा पैसे कमाने के चक्कर में हम एक फिक्स्ड फैक्टर पे ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर को डिप्लॉय करते हैं. थर्ड इज़ द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी डज नॉट चेंज. तो जो हमारा बेसिक नेचर है काम का, काम करने का, उसे हमें चेंज नहीं करना चाहिए. उससे क्या होगा कि हमारा जितना भी वे ऑफ वर्किंग है, वे ऑफ प्रोडक्शन है वो चेंज हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली जो हमारा आउटपुट रहेगा वो क्या होगा, डिमिनिशिंग होगा. सो स्टेजेस हमने देख ली थी पहले भी. स्टेज 1
is called as increasing return, stage 2 diminishing return, third stage of negative return. Now we're moving to postponement of the law. The law says postponement of the law of variable proportion, that is the situation of diminishing MP is possible under two situations. अब हमने diminishing MP की बात करनी है कि जो diminishing MP की situation है वो किन दो कारणों की वजह से आती है. When there is improvement in technology, हमारी मशीनरी पुरानी हो गई है, पुरानी स्टाइल की हो गई है और अभी हमें अच्छी टेक्नोलॉजी की मशीनरी चाहिए, तो उससे क्या होगा, यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन सो दैट ग्रेटर आउटपुट इज अचीव्ड विद द सेम इनपुट. तो अब हमने क्या किया है, नई टेक्नोलॉजी ला दी है, तो उसके साथ क्या होगा, नया लेबर भी आएगा, नया तरह का हमारा रॉ मटेरियल भी यूज़ होगा, तो हमारी जो MP है वो कम हो जाएगी. सेकेंड, व्हेन सम सूटेबल ऑफ द फिक्स्ड फैक्टर इज डिस्कवर्ड. अब फिक्स्ड फैक्टर का एक हमें अच्छा ऑल्टरनेटिव मिल गया या सूटेबल ऑल्टरनेटिव मिल गया. फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है, लैंड, मशीन, प्लांट एक्सेट्रा. अब उसका हमें क्या मिल गया, सब्स्टिट्यूट मिल गया, जो कि हो नहीं सकता, बट यहाँ है, थ्योरेटिकली है, तो हम ये करेंगे. when some substitute of the fixed factor is discovered so that the constraint of the fixed factor is removed. तो अब उससे क्या होगा, अगर हमें सब्स्टिट्यूट मिल गया फिक्स्ड फैक्टर का, तो फिक्स्ड फैक्टर का जो कंस्ट्रेन है कि हम उसे एक साल पहले चेंज नहीं कर सकते या उसमें हम ज़्यादा वेरिएशंस नहीं ला सकते, तो वो जो कंस्ट्रेन था, वो जो हमारा प्रॉब्लम था, रिमूव हो गया. However, such a situation is very rare if not impossible. ऐसी सिचुएशन लिटरली इम्पॉसिबल है. लैंड की जगह हम और तो कुछ यूज़ ही नहीं कर सकते अपना प्लांट यूज़ करने के लिए, लगाने के लिए. मशीनरी की जगह और हम क्या करेंगे, नहीं यूज़ कर सकते हैं. ऐसी सिचुएशन लिटरली रेयर है, बट हाँ बता नहीं सकते, ये इम्पॉसिबल नहीं है. सो MP जब डिमिनिश करती है, दो ही कारणों की वजह से करती है. या तो टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई है, नया लेबर, नया रॉ मटेरियल, नए तरह का काम, नए तरह का प्रोडक्शन, ठीक है, या हमें फिक्स्ड फैक्टर का कोई ऑल्टरनेटिव मिल जाए.